हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइबर सेफ्टी चैप्टर्स समझेंगे। आज के समय में हम सभी इंटरनेट का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। विशेषकर इस समय ज्यादा से ज्यादा कार्य इंटरनेट के द्वारा या फिर ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। जैसे शॉपिंग हो गई, पढ़ाई हो गई, ऑफिस का काम, ये सारी चीजें हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन माध्यम में ही कर रहे हैं। इंटरनेट के बहुत से फायदे हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। आज की इस वीडियो में हम साइबर सेफ्टी के बारे में जानेंगे। आज आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है और इसकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइबर सेफ्टी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में टुडे द इंटरनेट इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड, हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव आवर लिव्स, enabling us to read the news, enjoy entertainment, carry out research, book your holidays, buy and sell, shop, social network, learn, bank and carry out many other everyday tasks. आज इंटरनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इंटरनेट ने हमारे जीने के तरीके में एक नई सी क्रांति ला दी है, चाहे न्यूज रीड करने में, एंटरटेनमेंट में, एंजॉय में या फिर कोई भी खोज करने में, अपने हॉलिडे को बुक करने में, बाई करने में, खरीदने में, बेचने में, सोशल नेटवर्किंग में, लर्निंग में या फिर और भी कोई काम में या हमारे दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में अनेकों काम ऐसे हैं जो सिर्फ हम लोग इंटरनेट के द्वारा ही पूरे कर रहे हैं। इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड मैप्स इन फ्यू सेकेंड्स। इंटरनेट हमको डायरेक्शन, सही दिशा और मैप का ज्ञान, ये सारी चीज कुछ ही सेकंड में प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट पर, कार में, ट्रेन में या फिर और भी किसी स्थान पर इंटरनेट टाइम पास करने का सबसे अच्छा साधन है। इंटरनेट की मदद से हम रेस्टोरेंट और होटल को भी बुक कर सकते हैं और इसको आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नई इनोवेशन की तरह ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। इंटरनेट यूजर्स विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन सुरक्षा खतरों का अनुभव करते हैं, जिसके लिए उन्हें सुरक्षा सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। अतः हम उन तकनीकों के बारे में जानकारी आपको देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट को खोल रहे हैं तो उन वेबसाइट को जब खोल रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। आगे इसमें लिखा है प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ बाय सिक्योरिंग योर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स एंड कनेक्शंस इज इंपॉर्टेंट, बट मेकिंग द राइट चॉइसेस व्हेन डूइंग थिंग्स on the web can make a huge difference to the safety online. You need to be more vigilant. At times the website that we access is fake. यानी जब अगर आप कोई भी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो तो अपने आप को स्वयं को प्रोटेक्ट रखना, अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट रखना, इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट रखना, ये आपकी अहम रोल है, आपका अहम भूमिका है। तो हमारे सामने बहुत तरह की वेबसाइट हैं, बहुत सी फेक हैं, बहुत सी जेन्युइन हैं। तो आखिर हम इन वेबसाइट से कैसे बचें, कैसे हम पहचानें कि वेबसाइट फेक है या जेन्युइन है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस हेडिंग में सेफ्टी ब्राउजिंग के तरीके को समझेंगे और वेबसाइट के फेक और फ्रॉड होने की कुछ भी पहचान समझेंगे। तो पहले पॉइंट में कह रहा है चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ एन एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल कॉन्टैक्ट ऑफ्टन इंडिकेशन दैट द वेबसाइट इज जेन्युइन। किसी भी वेबसाइट में एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल इत्यादि होना वेबसाइट के जेन्युइन होने के संकेत देता है। यदि आप किसी भी वेबसाइट को विजिट या ब्राउज करते हैं तो ये सभी चीजें चेक कर लें कि ये वेबसाइट पर दी हुई हैं या नहीं। लेजिटिमेट वेबसाइट वांट यू टू नो ऑल अबाउट हु दे आर।
कोई भी लेजिटिमेट वेबसाइट या फिर वैध वेबसाइट ये खुद चाहती है कि आप उसके बारे में जानें। इसीलिए वेबसाइट के सबसे नीचे अवॉइड करके एक लिंक दिया हुआ होता है जो कि हमें पर्टिकुलर कंपनी या वेबसाइट के बारे में जानकारी देता है। यदि किसी वेबसाइट में अबाउट लिंक नहीं दिया हुआ है तो समझो कि मामला कुछ संदेह में है। जैसे यहाँ पर दी हुई पिक्चर में आप google.com का अबाउट पेज देख सकते हैं। ये google.com का अबाउट पेज, देखो ये पेज है और यहाँ पर अबाउट करके एक लिंक है जो कि आपको google.com के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देगा। अगर ऐसा है तो समझो कि हमारी वेबसाइट जो है वो एक तरीके से क्या है, जेन्युइन है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि चेक दैट द वेबसाइट एड्रेस सीम्स टू बी जेन्युइन बाय लुकिंग फॉर सब्टल मिसस्पेलिंग्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स, कैरेक्टर्स और नंबर्स और a completely different name from that you would expect the business to have. Here is an example of fake website with genuine looking address. ब्राउज की हुई वेबसाइट को आप अच्छे तरीके से चेक कर लें कि वेबसाइट का एड्रेस जेन्युइन है या फिर नहीं है। वेब एड्रेस या वेब पेज पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। यदि ऐसा है तो समझो कि वेबसाइट फेक है। यहाँ आपको एक फेक वेबसाइट का पिक्चर शो कर रहे हैं परंतु इसका एड्रेस जेन्युइन है। यहाँ पर ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक फेक वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, डिफरेंट की स्पेलिंग गलत है। लेकिन अगर कोई जल्दबाजी में इस पेज को देखे तो वो समझ जाएगा कि ये फेसबुक का ही पेज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक फेक पेज है। तो आप जब भी कोई भी वेबसाइट रन करें तो आप उसको चेक कर लें कि भैया सब स्पेलिंग या इसका जो एड्रेस है वो सब सही है या नहीं है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि डू यू नो काइंड ऑफ डाटा गेट स्टॉलन यूजिंग स्कैम वेबसाइट। क्या आप जानते हैं कि स्कैम वेबसाइट द्वारा आपका किस प्रकार का डाटा चोरी हो सकता है। स्कैम वेबसाइट आपसे पैसे बनाने के चक्कर में कई प्रकार का आपका डाटा चुरा सकती हैं, जिनकी लिस्ट नीचे दी हुई है। स्कैम वेबसाइट का मतलब धोखाधड़ी वाली साइट जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ले लेती है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपके पैसे या आपका और भी नुकसान कर सकती है। जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो गई, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर, डीएल नंबर, पैन कार्ड नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, फिजिकल एड्रेस या फिर कोई भी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आपका डाटा चुरा सकती हैं और डाटा चुराने के बाद वो आपका नुकसान भी कर सकती हैं। Google Safe Browsing is a blacklist service provided by Google that provide list of URL for web resources that contain malware or phishing content. Google Safe Browsing Google द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक ब्लैकलिस्ट सर्विस है जो उन वेबसाइट के URL को लिस्ट प्रोवाइड करती है जो कि फिशिंग कंटेंट को रखते हैं। यानी गूगल सेफ ब्राउजिंग क्या है, एक तरीके से हमको वो सारी चीज़ों की लिस्ट दे देगी जो भैया फेक वेबसाइट होंगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, चेक फॉर एन SSL TLS सर्टिफिकेट एंड पैडलॉक सिंबल। वेबसाइट पर SSL TLS सर्टिफिकेट या फिर पैडलॉक सिंबल जांच लें। अब देखिएगा ये पैडलॉक सिंबल क्या होता है। पैडलॉक सिंबल द्वारा हमें सिक्योर और सेफ वेबसाइट की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देखते होंगे HTTP के बाद एक ताला सा बना हुआ आ जाता है, आप उसकी पिक्चर भी हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यही पैडलॉक सिंबल है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट सेफ और सिक्योर है। तो कोई भी वेबसाइट विजिट करने से पहले आप पैडलॉक सिंबल ज़रूर देख लें कि इस पर पैडलॉक सिंबल लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है।
अब हम पांचवें इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पांचवा कह रहा है वेबसाइट विच रिक्वेस्ट मोर पर्सनल इंफॉर्मेशन देन यू वुड नॉर्मली एक्सपेक्ट टू गिव सच एज यूजर नेम, पासवर्ड और अदर सिक्योरिटी डिटेल इन फुल आर प्रोबेबली मैलिशियस। जो वेबसाइट आपसे आपकी ज़्यादा ही पर्सनल डिटेल जैसे पासवर्ड इत्यादि पूछें, समझ लो वो वेबसाइट क्या है, फेक है। क्योंकि एक जेन्युइन वेबसाइट आपसे ज़्यादा डीपली डिटेल नहीं पूछती। फेक वेबसाइट का काम ही ये है कि वो आपसे जानकारी लेना, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना। तो जो भी वेबसाइट आपसे ज़्यादा डिटेल पूछे, ज़्यादा जानकारी ग्रहण करे, समझो वो एक फेक वेबसाइट है। Point number 6, avoid forming by checking the address in your browser address bar after you arrive at website to make sure it matches the address you type. एड्रेस बार में वेबसाइट का एड्रेस डालने के बाद एक बार एड्रेस जरूर चेक कर लें, कहीं जल्दबाजी में हमने कोई गलत एड्रेस तो नहीं डाल दिया है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमको माइंड में सेट करनी है। आगे लिखा है 7th पॉइंट, ऑलवेज गेट प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह जरूर ले लें कि आप जिस वेबसाइट पर या जिस भी साइट पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो जो कंपनी है या वो वेबसाइट है वो सिक्योर है, वो कोई धोखे वाली तो साइट नहीं है। या बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपको लालच देती हैं, लुभाती हैं कि आप अभी 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए और 3 महीने बाद आपको इतना पेमेंट हो जाएगा। तो ये सारी रिस्की होती हैं और ये सारी कैसी होती हैं, फ्रॉड वाली वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आप बचें। और अगर आप कोई भी इस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लें। अगला पॉइंट कह रहा है वी वेरी ऑफ वेबसाइट विच प्रमोट schemes that involve the recruitment of other, receiving money for other people or advance payment। इसमें यह है कि हमें उन वेबसाइट से भी सतर्क रहना है जो हमें लालच देती हैं या कोई एक ऐसी स्कीम लाती हैं जो यूजर को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करे। 9th point, if you are suspicious of a website, carry out a web search to see if you can find out whether or not it's fraudulent. Be wary of websites that are advertised in unsolicited emails from strangers. यदि आपको किसी वेबसाइट पर संदेह है तो आप भली भांति उसको सर्च या ब्राउज करके चेक कर लें कि वो जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है। आगे है पॉइंट नंबर 10, consult the Google से browsing transparency report. This is the last resort, but it serves as a nice final safeguard. देखो हमारे Google में एक Google से browsing transparency report होती है। जब आप इसको Google पर सर्च करेंगे, Google पर सर्च करने के बाद इसमें आप किसी भी वेबसाइट का एक लिंक डालेंगे। जब आप लिंक डालेंगे तो ये चेक करके बताएगा कि ये सेफ और सिक्योर है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है गूगल की, जिसको हम लोग गूगल से ब्राउजिंग ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बोलते हैं। ये हमको रिपोर्ट देता है कि ये जो वेबसाइट है वो जेन्युइन है या फिर फेक है। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं कि सेफ्टी यूजिंग द सोशल नेटवर्किंग। यदि आप लोग सोशल नेटवर्किंग को यूज कर रहे हैं तो आप सोशल नेटवर्क पे कैसे सिक्योर रह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टम्बलर, अमेज़न, ब्लॉग और स्काइप, ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग ऐप है। सोशल नेटवर्किंग ऐप का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐप या ऐसी साइट जिनसे आप आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकें और अपने थॉट्स और अपनी व्यूज़ को शेयर कर सकें। तो ये सारे क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो अब हम लोग को यही पॉइंट्स पढ़ने हैं कि अगर आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें।
पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि डू नॉट रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट कुड बी यूज्ड टू स्टील योर आइडेंटिटी। हमको ऐसी इंफॉर्मेशन को अपना नहीं बार बार पोस्ट करना है या फिर वहां नहीं डालना है जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को किसी दूसरे से चुराने में मदद करे। यानी कोई दूसरा आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को चूज कर ले या फिर चुरा ले, ऐसी कोई भी हमको मैसेज या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डालना चाहिए। कीप योर अकाउंट सेटिंग प्राइवेट ऑन सोशल मीडिया। आपको हमेशा सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट की जो प्राइवेसी है वो प्राइवेट रखना है ताकि बाहर का कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। नेवर शेयर योर पासवर्ड और लॉग ऑन इंफॉर्मेशन विद एनीवन। आपको किसी को भी अपना पासवर्ड या फिर लॉग ऑन इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपको हमेशा से अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना है जो दूसरे आसानी से उसको चुरा लें या फिर एक बार देख लें तो उनको याद हो जाए या फिर जज कर लें या फिर गैस कर लें। आपको ऐसा कोई भी आपको ऐसा कोई भी पासवर्ड क्रिएट नहीं करना है। पासवर्ड हमेशा 12 से 14 कैरेक्टर का हो और उसमें तरह तरह के सिंबल्स हो। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। कीप एन आई out for phishing emails which are allegedly from social networking site what actually encouraging you to visit fraudulent or inappropriate website। आपको फिशिंग ईमेल से भी बचना है, धोखे वाले ईमेल से भी बचना है जो लगातार आपको चाहे सोशल मीडिया पर आए या आपके पर्सनल मेल पर आए, जो आपको गुमराह करें, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करें। आपको ऐसे मेल से भी बचना है क्योंकि सोशल मीडिया पर मोस्टली ऐसे जो मेल होते हैं या ऐसे जो मैसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास आउट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिवील होते हैं। इसमें आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि चेक एप्लीकेशन एंड सोशल मीडिया सिक्योरिटी सेटिंग रेगुलरली एज फंक्शनैलिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग ऑफ्टन चेंज। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी सेटिंग को आप लगातार एक रेगुलरली चेक ज़रूर करते रहिए कि कहीं धोखे से हमारी कोई भी सिक्योरिटी सेटिंग चेंज तो नहीं हो गई। अगला लिखा है डू नॉट फॉरगेट टू लॉग आउट व्हेन यूजिंग शेयर्ड मशीन। सपोज अगर आप किसी दूसरे के घर पे या फिर किसी दूसरे की कोई भी मशीन में आप अपनी कोई भी आईडी, चाहे फेसबुक आईडी या कुछ और चला रहे हो, तो जब भी वहां से आए तो आप वहां से लॉग आउट करना ना भूलें। अगर आप लॉग आउट नहीं करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी या XYZ आपका कोई भी अकाउंट आप ही के दोस्त के मोबाइल फोन या लैपटॉप या ऑफिस में लॉग ऑन रहेगा, जिससे कोई भी आपके मेल से या फिर आपकी आईडी से इधर उधर मैसेज भेज सकता है। तो ये भी आप अपने बात दिमाग में रखिए। आगे लिखा है क्रिएट अ पासकोड ऑन ऑल योर डिवाइसेस सच एज मोबाइल और लैपटॉप। अपने जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, सभी में अपना सिक्योरिटी कोड या फिर पासकोड लगा कर रखें ताकि कोई दूसरा आपकी अनुपस्थिति में आपका मोबाइल या लैपटॉप से छेड़खानी ना कर पाए। बी सिलेक्टिव अबाउट हु यू एक्सेप्ट एज अ फ्रेंड। आपको क्या काम करना है, आपको जिनको आप जानते हैं उन्हीं की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है और उन्हीं पे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है। ऐसा नहीं कि जो भी आए और तुरंत आप सबकी एक्सेप्ट कर लें और तुरंत ही आप सबको अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस हो गया, यूज अ डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच ऑफ योर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट एंड ट्राई चेंजिंग इट फ्रिक्वेंटली। आप हर एक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट का पासवर्ड आपको अलग अलग रखना है। ऐसा नहीं है कि साहब फेसबुक का भी वही पासवर्ड, जीमेल का भी वही पासवर्ड, ट्विटर का भी वही पासवर्ड, सबका आपने सेम पासवर्ड रख दिया। पता चला एक का पासवर्ड कहीं लीक हुआ तो समझो सारे अकाउंट गए। ऐसा नहीं करना है। आगे लिखा हुआ है इसमें यूज डिस्क्रिएशन बैन पुटिंग पिक्चर्स ऑन योर प्रोफाइल योर फ्रेंड माइट। अब देखो इस पॉइंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हैं किसी भी पिक्चर को तो थोड़ा सा आप माइंड में ये सेट कर लें कि ये पोस्ट जो मैं कर रहा हूँ ये क्या ऐसी है जो सभी को पसंद आए। जैसे कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो केवल दोस्तों को अच्छी लगती हैं और अगर फैमिली वाले उस पोस्ट को देखें तो उनको गुस्सा भी आता है। तो
आप थोड़ा सा माइंड ये सेट कर लें कि भैया मुझे ऐसी चीज़ें पोस्ट करनी है सोशल मीडिया पर जो भद्दी ना हो, गंदी ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर तरह का इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे, ये सोशल मीडिया पर सेफ्टी रहने के पॉइंट्स थे। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज एन इसेंशियल स्टेप फॉर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हो तो भैया मेरे, आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी आपको समझाता हूँ, जिसको समझ के आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले, मेक योर पासवर्ड 8 कैरेक्टर और लॉन्गर। आपको अपना पासवर्ड 8 कैरेक्टर या उससे ज़्यादा लंबा रखना है। आपको लॉन्ग पास फ्रेसेस भी यूज़ करना है। आपको अपना पासवर्ड इजी नहीं बनाना है जिससे कोई दूसरा उसको गैस कर ले। आपको कॉमन वर्ड भी यूज़ नहीं करना है, आप उनको हटा दें। जैसे सपोज मेरा नाम अंकित है और मैं अगर पासवर्ड में अंकित ही बनाना चाहता हूँ तो एक ही जगह मैं @ साइन यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरा पासवर्ड थोड़ा सा और स्ट्रांग बनेगा। गेट क्रिएटिव। हमको पासवर्ड बनाने में क्रिएटिव भी होना चाहिए, सिंपल सा नहीं बनाना चाहिए। क्रिएटिविटी से भरा हुआ पासवर्ड बनाना चाहिए जिससे दूसरे आसानी से गैस ना कर सकें। नेवर शेयर योर पासवर्ड। हमको कभी भी अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करना है। यूनिक अकाउंट, यूनिक पासवर्ड। हर एक अकाउंट का यूनिक पासवर्ड ही होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, अगर तरह तरह के अकाउंट हैं तो आपको तरह तरह का पासवर्ड ही बनाना चाहिए। आगे लिखा है यूज स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन। आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन यूज करना है। आप चाहे जितनी भी इंफॉर्मेशन दें, सेव करें, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, सत्यता वाली होनी चाहिए। आगे लिखा है अगर आप खुद पासवर्ड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको ऑनलाइन पासवर्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक सेफ पास WD नाम से एक वेबसाइट है जो आपकी पासवर्ड बनाने में मदद करेगी। तो इसकी मदद से आप गूगल पर आप ट्राई करके देखिएगा। गूगल पर आप डालिएगा सेफ पास WD, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज कि प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है। देखो, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आखिर प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है। प्राइवेट ब्राउजिंग एक ऐसी ब्राउजिंग है जिसमें आपकी हिस्ट्री या फिर रिकॉर्ड आपकी डिवाइस में स्टोर नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राइवेट ब्राउजिंग ऑल्सो नन एज इन प्राइवेट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्राइवेट ब्राउजिंग जो है वो इन प्राइवेट के नाम से होती है और गूगल में ये इनकॉग्निटो मोड के हिसाब से होती है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि अगर आप लोग प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसका एक ये फ़ायदा है कि आप जो भी सर्च करेंगे उसमें उसकी कोई भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा, कोई भी उसकी हिस्ट्री नहीं आएगी जब तक आप उसको क्लोज नहीं कर देते। आपने उसको क्लोज कर दिया, समझो उसकी सारी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि गूगल क्रोम में ये इनकॉग्निटो मोड के नाम से है और इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये इन प्राइवेट के नाम से है। तो चलिए हम लोग आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको गूगल खोल के दिखाता हूँ। ये गूगल है, ठीक है, और यहाँ पे गूगल मेरा खुल गया। अब गूगल यहाँ खुला, अगर मैं यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट कर लिया, ठीक, मान के चलिए यहाँ पे सपोज मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो उसकी हिस्ट्री सेव होगी। लेकिन ये जो 3 डॉट हैं, 3 डॉट पे क्लिक करा और यहाँ पर आ रहा है न्यू इनकॉग्निटो विंडो और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल और शिफ्ट और N है। यहाँ पर अगर मैंने क्लिक करा तो यहाँ ब्लैक स्क्रीन आ गई। यहाँ पर अब मैं जो भी सर्च करूँगा उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, ठीक है, उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में या फिर सिस्टम में कीप नहीं होगा।
जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो समझो हमारी हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ डिलीट हो गई। तो ये तो था इनकॉग्निटो मोड गूगल क्रोम में। इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज में ये किस नाम से है, ये इन प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि आखिर साइबर थ्रेट्स हैं क्या क्या। साइबर थ्रेट्स का मतलब एक तरीके से साइबर अपराध। अब हम इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। देखो, सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो। आइडेंटिटी प्रोटेक्ट का मतलब अपनी इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो। ये हमें अपने माइंड में उनको सेट कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन सच एज आधार कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा। ये जितनी भी सारी चीजें दे रखी हैं ये आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको प्रोटेक्ट रखना है। क्योंकि क्रिमिनल क्या काम करते हैं, आपकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। आपको ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन समझ में आ गया होगा। आपको कैसे करना है आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको अपना कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन अप टू डेट रखना है। किससे? सिक्योरिटी से या फिर एंटी वायरस से, ठीक। और डू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल डिटेल ऑनलाइन और सोशल नेटवर्क। चाहे आप सोशल नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हो या फिर आप लोग ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, आपको कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। डू नॉट रेस्पॉन्ड टू सस्पिशियस ईमेल आस्किंग फॉर योर पर्सनल डिटेल। बहुत से मेल ऐसे होते हैं जो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जानते हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपको उनसे सतर्क रहना है। इट ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। वो हमेशा आपसे रिकमेंडेड करता है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज़ करना है, वीक पासवर्ड यूज़ नहीं करना है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड से कोई भी सोशल मीडिया या कहीं और कोई मेल प्राप्त करते हैं या मैसेज प्राप्त करते हैं कि आप मुझको पैसे भेज दीजिए, मुझको सख्त ज़रूरत है, तो आपको कभी भी डायरेक्ट पैसे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जब तक आप उससे फ़ोनिक कन्वर्सेशन ना कर लें। आप उससे पूछिए कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको मुझसे कितने पैसों की ज़रूरत है। अगर वो फ्रॉड नहीं होगा तो वो कहेगा कि मुझको इतने रुपए की ज़रूरत है जितने मैंने मैसेज में आपको लिख के दिए थे। अगर वो फ्रॉड नहीं होगा तो आपसे ये सारी चीज़ें वो क्लोज कर लेगा। अगर वो फ्रॉड होगा तो वो पूछेगा भैया मैंने तो आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। तब आप समझ जाइए कि आपके पास जो मैसेज आया है या जो मेल आया वो किसी फ्रॉड पर्सन ने आपको भेजा। ठीक, तो इन बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ यू रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड और फैमिली मेंबर स्टैंडर्ड while on holiday asking you to transfer money to them, contact them by phone or alternative contact to verify the request is genuine before sending any money or providing personal detail। इन सारी चीज़ों को भेजने से पहले, चाहे मनी हो या फिर पर्सनल डिटेल हो, आप उससे एक बार टच में आइए, यानी उससे फ़ोनिक कन्वर्सेशन कर लीजिएगा या फिर कोई और माध्यम से अपनी सूचना उस तक पहुंचाइए। आगे लिखा है, रेगुलरली चेक योर क्रेडिट कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट टू एंश्योर दैट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आर डिटेक्टेड। आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर जो भी बैंक के स्टेटमेंट्स हो उनको रेगुलरली चेक करते रहना है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके द्वारा हुए हैं या आपके द्वारा नहीं हुए हैं। आगे लिखा है, टॉक टू योर टीचर और पेरेंट्स इन केस यू फाइंड एन आइडेंटिटी दैट यू हैव बीन कंप्रोमाइज्ड। अगर सपोज ऐसा कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत अपने शिक्षक से या शिक्षिकाओं से या फिर अपने पेरेंट्स से बात करें और उनको अपनी सारी घटना के बारे में बताएं। इन केस यू फाइंड द केस टू द सीरियस यू विल नीड टू फाइल अ डायरी विद द लोकल साइबर सेल अथॉरिटी। यदि आपको लग रहा है कि मामला बहुत संगीन है और आपके साथ गलत हुआ है कुछ, तो आप तुरंत इसकी FIR या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ पर? अपने लोकल साइबर सेल पर। ठीक है, ये इसके बारे में मैं अभी आगे जानकारी दूंगा कि रिपोर्ट कैसे करें। अब ये सारी चीज़ वही है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी ना हो सके। अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेसी की। आखिर प्राइवेसी है क्या? प्राइवेसी का मतलब एक तरीके से गोपनीयता।
प्राइवेसी का मतलब हुआ एक तरीके से गोपनीयता। यहाँ पे लिखा है कि सोशल नेटवर्किंग इज द बेस्ट suited फॉर रिमेनिंग कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड द वर्ल्ड एंड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वॉल्व इन द लिव्स ऑफ लव्ड वंस दैट वुड हैव अदरवाइज बीन मिस्ड। सोशल नेटवर्किंग का जो प्लेटफॉर्म है वो वाकई में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से जुड़े रहने का, एक दूसरे से न्यूज या फिर अपने व्यूज को शेयर करने का। इन सभी के बावजूद हमको अपनी प्राइवेसी पर भी बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आप जो मन में आए, जो जी में आए वो तुरंत के तुरंत पोस्ट करते जाएं। आपको अपनी पर्सनल डिटेल को भी सेव करना है, प्राइवेट रखना है, इसी को प्राइवेसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कितने जैसे प्राइवेसी के बारे में है तो यानी इसके लिए इतनी ही डिटेल काफ़ी है प्राइवेसी के लिए। अब हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बोलते हैं ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही कैसी हो, कॉन्फिडेंशियल हो, यानी गोपनीयता वाली हो। जैसे मान के चलिए फेसबुक, जैसे सपोज दो अलग अलग टीचर हैं और वो अगर किसी भी माध्यम से पेपर को पास करना चाह रहे हैं तो वो जो पेपर है, जो सब्जेक्ट का पेपर है, वो एक कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल इसलिए है क्योंकि मैथ्स का पेपर मैथ वाले तक ही पहुंचे और टीचर तक ना पहुंचे, तो ये क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन टू विच द पब्लिक डज नॉट हैव जनरल एक्सेस, जिसको पब्लिकली हर कोई एक्सेस ना करे। ठीक है, जिसको सब कोई एक्सेस ना करे वो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी इज द एश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्थी एंड एक्यूरेट। जिस पर्सन को हमें वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो इंफॉर्मेशन उसी पर्सन तक पहुंचे, तो ये सारा का सारा क्या चीज़ है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की। आखिर साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली साइबर स्टॉकिंग साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरनेट के जरिए पीछा करता है और उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाने और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। इसमें इंटरनेट के जरिए किसी भी गतिविधियों पर नजर रखना, झूठे इल्जाम लगाना, धमकी देना, उसकी पहचान चुरा लेना, गाली गलौज करना या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट आदि शामिल है। तो साइबर स्टॉकिंग में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का ये सब एक अपराध है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइबर क्राइम के बारे में कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन अपराध करने के लिए किया जाता है। अब ऑनलाइन अपराध कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हैकिंग है, फिशिंग है, स्पैमिंग है, ये सारे के सारे ऑनलाइन अपराध हो सकते हैं। या फिर सीधे शब्दों में अगर हम कहना चाहें साइबर क्राइम के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि किसी के कंप्यूटर से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकाल लेना या फिर चोरी कर लेना और उसका गलत इस्तेमाल करने को ही हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। और अगर ये साइबर क्राइम बड़ा रूप ले ले तो उसको हम लोग साइबर टेररिज्म कहते हैं या फिर इसको हिंदी में साइबर आतंकवाद भी कहते हैं। इसमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर डेटा चोरी या फिर कोई फ्रॉड या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर हेट क्राइम, ये सारे अपराध इसमें आते हैं। किसी भी कंप्यूटर का किसी आपराधिक स्थान पर मिलना या फिर कंप्यूटर से कोई भी अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर साइबर क्राइम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग साइबर स्टॉकिंग के बारे में बात करते हैं। साइबर स्टॉकिंग के बारे में अभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि साइबर स्टॉकिंग क्या है, एक तरीके से ऑनलाइन हरेसमेंट है और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि किसी का पीछा करना,
किसी की एक्टिविटियों पर पीछा करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसकी जानकारी जुटाना और नुकसान पहुंचाने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए ये सब करा जाता है साइबर स्टॉकिंग। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसमें हैकिंग की कि आखिर हैकिंग होती क्या है। दूसरा पॉइंट इसका हैकिंग है। हैकिंग में है कि इस क्राइम में हैकर्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम को उसकी बिना परमिशन के एक्सेस करके उसकी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं। कोई अगर आपके कंप्यूटर के पास आकर उसमें से जरूरी डाटा ले ले तो उसको हम लोग नॉर्मल चोरी कहेंगे, लेकिन जब कोई ऑनलाइन आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपके डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को चुरा ले तो उसको हम लोग हैकिंग कहेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है, हैकिंग मीन्स गेटिंग एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर इलीगल गेन्स और मिसयूज। हैकिंग का मतलब यही है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस कर ले और उसका अपने मिसयूज करने के लिए या फिर इलीगल गेन्स के लिए वो आपके डेटा का यूज करे, इसी को हम लोग हैकिंग बोलते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि हैकिंग गेट एक्सेस टू द यूजर पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हैकिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्रैकिंग की कि आखिर क्रैकिंग क्या है। देखो, क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि एक तरीके से तोड़ देना। जैसे सपोज किसी ने कोई पासवर्ड वगैरह लगा रखा है, आप उसको क्रैक कर दें, इसी को हम लोग क्रैकिंग कहते हैं। यहां पे वही लिखा हुआ है कि क्रैकिंग रेफर्स टू digitally removing the copyright protection code which prevent copied or pirated software from working on computers which do not have the software vendor or owner authorization। क्रैकिंग का मतलब वही है कि एक तरीके से किसी के सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी ऐसी चीज, उसका कॉपीराइट वर्जन, उसको वो तोड़ दे। ठीक है, ये होगा क्रैकिंग। अब हम लोग डिफामेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर डिफामेशन का मतलब क्या होता है। डिफामेशन का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि किसी की रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ करना। जैसे सपोज किसी के बारे में हम ऐसा पोस्ट करें जो उसकी रेपुटेशन को खराब करे, इसको ही हम लोग डिफामेशन कहते हैं और ये भी साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है। अब हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। ऑनलाइन फ्रॉड, आप नाम पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ऑनलाइन अपराध, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है साइबर क्राइम का। इसमें क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या काम करते हैं, चुरा लेते हैं और उसके बाद उसका यूज़ करते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं। तो ये सारा क्या है, ये सारा ऑनलाइन फ्रॉड है। अगला पॉइंट है डिसेमिनेशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल, यानी गंदा और भद्दा मटेरियल, उसका फैलाव करना, प्रसार करना, उसको शेयर करना। जैसे सपोज गंदे गंदे फोटोज या फिर वीडियोस को हम लोग क्या काम करें, अगर उसको शेयरिंग करें तो इसका मतलब हुआ कि ये भी एक अपराध है और ये साइबर क्राइम का सबसे मेन अपराध है। आगे है स्पूफिंग। आखिर स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग इन्वॉल्व मिसरिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एनी डाटा। देखिएगा, स्पूफिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज किसी दूसरे का नाम यूज करके किसी दूसरे को मैसेज देना। जैसे मान के चलिए मैंने स्कूल के नाम से एक फेक ईमेल बना लिया और उसी फेक ईमेल से मैं सबको मैसेज कर रहा हूं, तो दूसरे लोग समझेंगे कि स्कूल से मेल आया है। लेकिन ओरिजिनलिटी में ये मेल मैंने करा है, फ्रॉड तरीके से करा है, तो इसको हम लोग स्पूफिंग बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फिशिंग की। आखिर फिशिंग क्या होता है? फिशिंग में एक उस टाइप का क्राइम है जिसमें यूजर को फ्रॉड मेल या फिर बेवकूफ
अब हम बात करते हैं स्पूफिंग की। स्पूफिंग का मतलब ये होता है एक तरीके से धोखा देना, जैसे किसी अन्य के नाम से किसी को मैसेज भेजना। स्पूफिंग इन्वॉल्व्स मिसरिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एनी डाटा। व्हाइल एन ईमेल SMS is generated from one source, it shows that it has been generated from other। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान के चलिए मैंने अपने इस स्कूल का एक ईमेल एड्रेस बना लिया और उसी ईमेल एड्रेस से मैं सबको मैसेज कर रहा हूं, तो क्या है, दूसरे लोग ये समझेंगे कि स्कूल से मेल आया, जबकि वो मेल मैंने करा है वो कि एक फ्रॉड है। तो ये क्या है, स्पूफिंग का एक एग्जाम्पल है। अगली बात करते हैं फिशिंग का। फिशिंग यानी एक तरीके से ऑनलाइन जालसाजी। फिशिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को ललचाना और ललचा करके अपने जाल में फंसा लेना। इसको हम लोग फिशिंग बोलेंगे। इसमें लिखा है इट इन्वॉल्व सेंडिंग स्पैम ईमेल्स टू द यूजर व्हाइल क्लेमिंग टू बी एन एस्टैब्लिश्ड एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड स्टील द यूजर आइडेंटिटी। यानी कोई एक ऐसे मेल या फिर ऐसे मैसेज के द्वारा आकर्षित करना लोगों को और उनसे उनकी पर्सनल डिटेल इनपुट कराना और चुरा लेना। ये क्या है, एक तरीके से फिशिंग है। ये भी साइबर क्राइम के ही अंदर आता है। अब हम अगला पॉइंट है इसका, ट्रांसमिटिंग वायरस, यानी वायरस को भी फैलाना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर तक। वायरस का कंप्यूटरों में फैलाना ये भी क्या है, एक साइबर क्राइम है। साइबर स्क्वैटिंग इज व्हेन टू और मोर पर्सन क्लेम द सेम डोमेन नेम। सपोज किसी भी एक डोमेन नेम पर दो या दो से ज्यादा लोग एक तरीके से अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये मेरा है या ये चीज मेरी है, तो उसको हम लोग साइबर स्क्वैटिंग बोलते हैं। साइबर वेंडलिज्म का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि डाटा का नाश करना। वेंडलिज्म का मतलब नाश करना एक तरीके से। सपोज it involves the destruction of data on an electronic medium during the period when the network service is not available। ये हुआ साइबर वेंडलिज्म। आगे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। ये सारी चीजें क्या हैं, जैसे IPR जो हो गया, एक तरीके से चोरी करना, सोर्स कोड को चोरी करना, ट्रेडमार्क को चोरी करना, किसी की पायरेसी को चुराना, सॉफ्टवेयर पायरेसी को चुराना, ये सारी चीज क्या है, ये सारा IPR है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या साइबर क्राइम के प्रकार। अब हम लोग बात ये करेंगे कि आखिर साइबर क्राइम अगर किसी के साथ हुआ है तो इसको हम लोग कैसे बचें, ठीक है, और साइबर क्राइम की रिपोर्ट हम लोग कैसे कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि साइबर क्राइम से हम लोग बचे कैसे। देखो कि सबसे पहले तो ये समझो कि स्पैमिंग और फिशिंग मेल क्या है। आखिर इसके बारे में अच्छे से जानें कि कभी भी अननोन पर्सन के मैसेज या ईमेल के दिए हुए लिंक पर क्लिक ना करें। इंटरनेट पर एग्जिस्ट करने वाले विभिन्न साइबर क्राइम के बारे में खुद को एडुकेट करें और जिससे आप उसके प्रति सतर्क रह सकें। किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, केवल वेरीफाइड साइट पर ही करें। सेफ सर्फिंग करने के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी आपको होशियार रहना है। आपको हमेशा ट्रस्टेड साइट का ही यूज करना है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें तो ब्राउजर में आप लॉक सिंबल जरूर देख लें। लॉक सिंबल को पैडलॉक सिंबल कहते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर में आप हमेशा अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। आप हमेशा इंटरनेट ब्राउज़र चाहे क्रोम यूज़ करें, फायरफॉक्स यूज़ करें, ओपेरा करें, जो भी यूज़ करते हो आप उसको हमेशा अपडेट करके रखें। ठीक, फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें और हमेशा अपने वाईफाई ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए सिक्योर पासवर्ड का इस्तेमाल करें। जहां तक हो सके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन पब्लिश करने से बचें। किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर ऐप को डाउनलोड करने से पहले अच्छे से कंफर्म कर लें कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऑनलाइन स्कीम, इसमें पैसे जीतने और प्राइज मिलने की बात हो तो उसके लालच में ना पड़ें और उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अब सपोज अगर साइबर क्राइम है तो हम उनको कैसे
रिपोर्ट करें। देखो, भारत में साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के केस प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नॉलेज ना होने के कारण जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। हम उन्हें बताना चाहेंगे कि अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप साइबर क्राइम के साइबर विक्टिम के अगेंस्ट कंप्लेंट रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम कंप्लेंट करने के लिए आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में साइबर सेल होते हैं, आप वहां जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। ये साइबर डिपार्टमेंट दोनों तरीकों, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों में आपकी मदद करेगा। अगर कोई आपकी फेक प्रोफाइल बनाकर उसके जरिए इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देता है, लोगों से पैसे मांगता है या फिर कोई गंदे या भद्दे या अश्लील बातों को लिखता है, शेयर करता है, तो आप इसकी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल को रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 155260 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी साइबर क्राइम की जानकारी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर वायरस और मॉलवेयर है क्या। देखिएगा, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन को खराब कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सेसिंग योर कंप्यूटर एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टू अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने या आपके कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको क्रैश करने के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे वायरस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई एक तरीके के वायरस, जैसे कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया है। वंस अ वायरस इज इन योर कंप्यूटर, योर फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी डैमेज। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर एक बार वायरस आ गया तो समझो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर देगा। वेरी फ्यू वायरस आर हार्मलेस। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान, आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं देते, बल्कि मोस्टली जो वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या काम करते हैं, नुकसान करते ही हैं। तो यहाँ पर वायरस वायरस किन किन माध्यम से आपके कंप्यूटर में पहुँच सकता है। देखिएगा, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट का यूज़ करते समय भी आपका कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। यहाँ पे लिखा है द इंटरनेट इज ओपन गेटवे फॉर वायरस टू स्प्रेड। सबसे ज़्यादा जो वायरस है वो हमारे इंटरनेट पर ही एक तरीके से स्प्रेड है। देयर आर इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री गेम्स सॉफ्टवेयर ऑन मैनी वेबसाइट्स। बहुत सारे हमारे वायरस ऐसे हैं जो कि एक तरीके से फ्री गेम या फिर सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। आप उन वेबसाइट पर जाते हैं और गेम्स और सॉफ्टवेयर्स को क्या काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। जब आपने उनको डाउनलोड कर लिया तो समझो वायरस जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गया। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, रिमूवल मेमोरी डिवाइसेस से भी वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे सीडी हो, डीवीडी हो या पेन ड्राइव हो, इसके जरिए भी कंप्यूटर वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क में भी वायरस स्प्रेड कर जाता है। अब वायरस के अटैक से कैसे बचें? सबसे पहले तो आप अपना बैकअप रेगुलरली लेते रहें फाइल्स का। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को अप टू डेट रखें एंटीवायरस से, फ्री वाले एंटीवायरस से बचें। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा उसमें रिमूवल डिस्क ना लगाएं, पेन ड्राइव ज़्यादा उसमें ना लगाएं, और जहाँ तक हो सके ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर को ट्रस्टेबल साइट से ही डाउनलोड कर सकें। तो ये थी सारी बातें वायरस के अटैक से प्रिवेंट होने की, बचने की। आगे ये है कि कौन कौन से ऐसे हमारे वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस हैं। तो यहाँ पर एंटीवायरस है, कास्परस्काई है, एबीजे है, मैकेफे है, अवास्ट है, अबीरा है। ठीक है, ये सारे जो है एफ-सिक्योर है, ये आपके एंटीवायरस के नाम है। एंटीवायरस क्या काम करता है? एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस के
प्रकोप को रोकता है और कहीं ना कहीं वायरस को जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे एंटीवायरस हो गए। अब हम बात करते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट for security purpose. A firewall is network security system designed to prevent unauthorized access to or from a private network. Basically firewall जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में unauthorized यूजर्स को एक्सेस करने के लिए रोकता है। फायरवॉल का काम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड यूजर्स के एक्सेस से रोकना है, प्रिवेंट करना है। यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क फायरवॉल आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो अनऑथराइज्ड यूजर्स जिनको हम नहीं चाहते हैं वो अगर हमारे सिस्टम पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल ही एक काम करता है। फायरवॉल दो शब्दों से बना है, फायर और वॉल। फायर का मतलब आग और वॉल का मतलब एक दीवार। आग की दीवार जो प्रिवेंट करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस से। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसको ऑन करते हैं, कैसे इसको ऑफ करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल पर जाना होगा। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ विंडो फायरवॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर आप इसको विंडो फायरवॉल को आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पर है टर्न विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ। ठीक, ये था हमारा विंडो फायरवॉल। अब बात करते हैं आखिर फिशिंग की। देखिएगा, फिशिंग का मतलब एक तरीके से हुआ ऑनलाइन जालसाजी। फिशिंग उस क्राइम को कहते हैं जिसमें यूजर को फ्रॉड मेल भेजकर बेवकूफ बनाया जाता है और ऐसे मेल भेजें जो लालच से भरे हों। यूजर आसानी से उन मेल पर क्लिक करे और अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे। जैसे सपोज लॉटरी का मैसेज कि आपकी लॉटरी लग गई या आपने कार जीती है, इस टाइप के कोई भी मैसेज हो वो एक तरीके से क्या है, फिशिंग का एक जरिया है। यहाँ पर लिखा है कि इसमें ऑफर, इनाम, लॉटरी लगने जैसे मैसेज किए जाते हैं ताकि यूजर लालच में आकर अपनी बैंक डिटेल, एड्रेस या फिर अन्य प्रकार की डिटेल सबमिट कर दे। तो ये है हमारा फिशिंग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं फिशिंग के कि नेवर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग बाय क्लिकिंग अ लिंक फ्रॉड फाउंड इन एन ईमेल। सपोज अगर आपकी ईमेल में कोई भी लिंक आ रहा है जो कि इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड है, आप उसको बिल्कुल भी एक्सेस ना करें। कोई ऐसा जो लालच से भरा हुआ लिंक वगैरह हो उसको भी आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं साइबर बुलिंग की। आखिर साइबर बुलिंग क्या है? देखिए, साइबर बुलिंग का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से भद्दे कमेंट करना या फिर अश्लील कमेंट करना, इसको हम लोग साइबर बुलिंग कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कोई एक किसी के बारे में या कोई एक ऐसी पोस्ट जो अशोभनीय हो वो अगर हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक साइबर बुलिंग के ही अंदर आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलिंग इज सबस्टैंडर्ड और रिपीटेड इंटेंशनल नेगेटिव बिहेवियर। ठीक, ये सारा क्या होगा, ये सारी चीज आपकी साइबर बुलिंग में ही आ जाती है। सोशल मीडिया साइट पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना या किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वो तंग हो जाए, इंटरनेट पर किसी को दूसरे के सामने शर्मिंदा करना, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे और नए लोग इसका शिकार होते हैं और वे मानसिक रूप से हर्ट होते हैं। उनकी सेहत पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा करना भी साइबर अपराध में आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ इसके इफेक्ट्स हैं साइबर बुलिंग के। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर में पूरा साइबर क्राइम पढ़ा, साइबर क्राइम कैसे कैसे फैलता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।